हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लास्ट टॉपिक है, दैट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होती है? देखिए, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि सॉलिड को लिक्विड्स में, लिक्विड्स को गैसेस में इंटरचेंज करते हैं, राइट? लेकिन ये पॉइंट हमारा रह गया था और मैंने आपसे पूछा था कि सॉलिड टू गैसेस एंड गैसेस टू सॉलिड जब चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं? बोथ प्रोसेसेस आर कॉल्ड सबलिमेशन. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नैफ्थलीन बॉल्स. नैफ्थलीन नैफ्थलीन जो फिनाइल की गोलियां आती हैं जब हम विंटर्स के और समर्स के कपड़ों को संभालते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि मदर्स क्या करती हैं, उसमें वाइट वाइट राउंड बॉल्स जो आती हैं, फिनाइल की गोलियां जिनको कहते हैं हम डेली, जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें नैफ्थलीन होती है. नैफ्थलीन आप देखेंगे कि एक सीज़न ख़त्म होने के बाद वो बॉल्स बिल्कुल गायब हो जाती हैं. तो क्या होता है कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड बॉल्स हैं, दैट बॉल्स आर कन्वर्टेड इनटू गैस एंड उनकी स्मेल से कीड़े नहीं लगते कपड़ों को बेसिकली, राइट? एंड गैस. और दूसरा एग्जांपल आपका है आपका ऑफ कपूर. जो कपूर जलाते हैं, आपने देखा होगा मंदिरों में या हवन में कपूर का यूज़ होता है. कपूर को, एक कपूर की टिक्की आती है, उसको डायरेक्ट बर्न करते हैं एंड बर्न होने के बाद वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन वेयर सॉलिड्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस. सेम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जब सॉलिड में चेंज करते हैं उसको बोलते हैं ड्राई आइस, राइट? ये ड्राई आइस को बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर के अंडर स्टोर किया जाता है. ओके, सो इवेपोरेशन को पढ़ने से पहले जब हमने ये सारा पढ़ा था, हमने इस पॉइंट में एक ये चीज़ देखी थी, लिक्विड्स आर चेंज इनटू गैसेस और प्रोसेस कॉल्ड वेपराइजेशन. वेपर बनते हो जिसमें, राइट? बट जब हमने लास्ट स्टडी किया था उसमें ये था कि जब लिक्विड को गैसेस में चेंज करना है तो उसको हम एक बॉइलिंग टेम्परेचर तक लिक्विड को लेके जाएंगे. फॉर एग्जांपल ऑफ वाटर, हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए एंड आफ्टर रीचिंग 100 डिग्री सेल्सियस वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ. बॉयल होने के बाद गैसियस स्टेट में, स्टीम में, वाटर वेपर्स में चेंज हो गया. ठीक है, बट इवेपोरेशन इससे डिफरेंट क्यों है? इवेपोरेशन में जो लिक्विड है गैस में चेंज होगा वो विदाउट बॉइलिंग होगा, उसमें बॉइलिंग नहीं होगी, नो बॉइलिंग. एंड विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर the liquid is directly converted into gas. Without reaching the boiling temperature, the liquid is converted into gas. That is what? That is evaporation. Okay, got it? देखिए, the phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling temperature is called evaporation. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अब गर्मी के टाइम में या धूप में ही हम जब पानी ज़मीन पे बिखेर देते हैं, थोड़े टाइम में वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है. क्या आपने देखा कोई ज़मीन पे बिखरा हुआ पानी आपका बॉयल हो रहा है? जब कपड़े धोते हैं, वॉश्ड क्लोथ्स होते हैं, उनको ड्राई करने के लिए हम डालते हैं बाहर, तो वो भी तो इवेपोरेट ही होता है. आपने देखा होगा कपड़ों के बीच का पानी कोई बॉयल तो होता नहीं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज इवेपोरेशन ओनली. अब इवेपोरेशन को कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स अफेक्ट करने का क्या मतलब होता है? फैक्टर्स मतलब ये पॉइंट्स हैं जिनके कम या ज़्यादा होने से इवेपोरेशन पे इफेक्ट होगा. अब वो पॉइंट्स क्या हैं? दीज आर द पॉइंट्स. फर्स्ट, सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतनी ही अच्छी होगी. ओके, लाइक अगर आप एक क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर एक ग्लास में, टम्बलर में ले रहे हैं और दूसरा ही कोई अच्छे बड़े सरफेस एरिया के पैन में ले रहे हैं, राइट? तो किस में वेपोरेशन ज़्यादा होगी?
जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। ये तो कॉमन सी बात है, देखो हम सबको इतनी समझ है, हम सबको, आप सबको, सबको पता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो चीज़ उतनी गर्म होएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो उसकी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी और सारी इंटरलिंक्ड है। लेट मी टेल यू फर्स्ट पॉइंट्स, देन आई विल टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। ह्यूमिडिटी, अब यहाँ थोड़ा कम है। ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, ये बढ़ेंगे तो अच्छी इवेपोरेशन है, लेकिन ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतनी अच्छी इवेपोरेशन होगी, उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर अराउंड अस। तो ऑलरेडी वाटर वेपर जो प्रेजेंट हैं वो क्या, ऑलरेडी इतने वाटर वेपर होने की वजह से वो इवेपोरेशन होएगी नहीं, क्योंकि देखो हमारे आसपास जो हवा है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में, एक लिमिटेड अमाउंट में वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। और अगर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी है, ऑलरेडी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब आसपास की हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर हैं, तो वो और वाटर वेपर को कैसे होल्ड करेगी? तो इवेपोरेशन कम होगी। तो टू हैव गुड इवेपोरेशन द ह्यूमिडिटी मस्ट बी लो, बी लो, लो ह्यूमिडिटी की होती है तो अच्छी इवेपोरेशन होगी। नेक्स्ट विंड स्पीड, कॉमन सेंस, ये तो हमें पता ही है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल देखें, जब कपड़े धोते हैं, कपड़े वॉश होते हैं, ठीक है, व्हेन क्लोथ्स आर पुट टू ड्राई, जितनी विंड स्पीड होगी, जितनी अच्छी हवा चल रही होगी, तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी इवेपोरेशन होगी, उतनी जल्दी कपड़े सूखेंगे। सो दीज आर सम पॉइंट्स। अब ये मैंने आपको कहा था सरफेस एरिया और टेम्परेचर का, मैं आपको समझाती हूँ कैसे होगा। ये मान लीजिए एक पैन में वाटर लिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, चाहे कोई भी मैटर है, उसके पार्टिकल्स ऑलवेज, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, आर इन रैंडम मोशन, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, एंड हैव सम काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब मूवमेंट के कारण इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। देखो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतने ज़्यादा फैलेंगे, और उनको एक्सकेप करने के लिए, अपने सरफेस से निकलने के लिए उतना ज़्यादा चांस मिलेगा, तो इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर। अब देखो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से जो बॉन्ड्स हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, टूटेगा, और वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर होंगे और अपने इस सरफेस को एस्केप करना चाहेंगे, इस सरफेस से क्या करना चाहेंगे, निकलना चाहेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड तो आपको पता ही है। सो दीज टू रीजंस आर, आई होप आपको इस डायग्राम से समझ आ गया हो कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा या टेम्परेचर होगा, उस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क पड़ेगा, सरफेस के मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी है, तो जिस वजह से वो उस सरफेस को छोड़ना चाहेंगे और इवेपोरेशन बढ़ेगी। ठीक है, अब एक पॉइंट है बेटा, एक क्वेश्चन राइज है कि हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। जो इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है वो उससे कूलिंग कैसे होती है, राइट। तो ये भी आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम गर्मियों के दिनों में, पहले क्या होता था, लोग छतों पे, टेरेस पे अपने, या फिर जहाँ वो सोते हैं उस जगह पे क्या करते थे, रात को शाम के टाइम बहुत सारा पानी का छिड़काव करते थे, बहुत ज़्यादा पानी डालते थे। उससे क्या होता था कि कहते थे कि वो भाप निकल रही है, उस जगह की, उस सरफेस की गर्मी निकल रही है और वो जगह कूल हो जाएगी। ठीक है, ये क्यों होता था, ये इवेपोरेशन, दैट इज द पॉइंट, दैट इवेपोरेशन कोज कूलिंग, ये कैसे होता है मैं आपको ये बताती हूँ। देखो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी लगती है, कोई एनर्जी लगेगी। अब इनको पार्टिकल्स को निकलने के लिए एनर्जी लगी है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी लगेगी, एनर्जी का लॉस भी होगा, है ना। अब उस
लॉस ऑफ एनर्जी को रीगेन करना है हमें। अब वो रीगेन कहाँ से होगा? वो आसपास की सराउंडिंग से होगा। और जैसे ही ये पार्टिकल्स इस सराउंडिंग से एनर्जी को रीगेन कर लेंगे तो जो ये सराउंडिंग्स होंगे ना, ये हमारे कूल हो जाएंगे। दैट इज वाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। समझ आया आपको? इवेपोरेशन की प्रोसेस के लिए जो पार्टिकल्स को एनर्जी चाहिए, अब एनर्जी ऐसे तो आ नहीं जाएगी, वो एनर्जी वो अपने सराउंडिंग से लेंगे टू एस्केप द सरफेस, राइट। अब सराउंडिंग से एनर्जी ली, इट मीन्स अब सराउंडिंग्स क्या हो जाएंगे? हीट एनर्जी देने के बाद खुद क्या हो जाएंगे? कूल। दैट इज वाई जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है दैट कॉज कूलिंग। और इसके एग्जाम्पल हैं बेटा, जब रिमूवर होता है, नेल पेंट रिमूवर होता है, उसमें एसीटोन प्रेजेंट होता है। जब हम उसको अपने फिंगर्स पे या पाम में लगाते हैं, हथेली पर लगाते हैं, तो हमें ठंडक फील होती है, क्योंकि सेम फिनोमिना है कि जब रिमूवर को अपनी स्किन से टच करवाया तो उस रिमूवर ने क्या किया? हमारी स्किन से एनर्जी ली। जब स्किन से उन्होंने हीट एनर्जी को ले लिया तो क्या हुआ? हमारी जो स्किन है उसको ठंडा फील हुआ। सेम जो मैंने आपको टेरेस का या फिर ओपन जगहों का जहाँ वो सोते हैं, वो क्या किया? जब उन्होंने पानी का छिड़काव किया, तो क्या होता है? तो वो वाटर पार्टिकल्स ने उस आसपास की जगह से एनर्जी ले ली, हीट एनर्जी ले ली, और वो जगह क्या हो गई? कूल हो गई। अब आपने ये भी देखा होगा कि आइस कोल्ड वाटर होता है, जब उसको किसी टम्बलर में, ग्लास में डालते हैं तो ग्लास के आसपास क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि जो हवा है, आसपास की हवा है, उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है, और जैसे ही वो ठंडे पानी के गिलास के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है? अपनी एनर्जी को लूज कर जाते हैं। अपनी एनर्जी लूज करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह ऐसे साइड में दिखते हैं। गॉट इट? हमने लास्ट क्लास में आपको सेकंड क्लास में मैंने बताया था द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि देयर आर 2 अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। सो द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। आयंस क्या होते हैं? ये बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपको समझाया जाएगा। आयनाइज्ड गैस के अभी के लिए आप ये समझिए कि आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल है इसका फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब होते हैं। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस या और भी गैसेस होती हैं, और नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस होती है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक गैस होती हैं, और जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जो ये गैस है, जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कांटेक्ट में आती है या इनमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है तो ये गैसेस चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। और इस चार्ज होने की वजह से ये ग्लो करती हैं। ग्लो, उस ग्लो का किस तरह का कलर आएगा वो डिपेंड करता है कि कौन सी गैस है, हीलियम गैस है या इसके अलावा और कोई गैस है, तो इन पे डिपेंड करता है कि कलर ऑफ दैट हम कहें गैस या जो ग्लो होगा उसका कलर कैसा आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द गैस वी आर टेकिंग इन इट। एग्जाम्पल सन एंड स्टार्स। सन और स्टार में बहुत ज़्यादा जो ग्लो है, जो हम देख पा रहे हैं, इतनी दूर तक देख पा रहे हैं, वो है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा प्रेजेंट इन इट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लाज्मा का टेम्परेचर होगा वो वेरी वेरी हाई टेम्परेचर होगा, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। गॉट इट? नेक्स्ट, द फिफ्थ स्टेट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट।
ये कैसे बनती हैं? दिस इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। एक बहुत ही लो डेंसिटी की गैस होगी, उसको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर जब कूल किया जाएगा तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट बनेगी। ओके, सो आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर दिखाना। थैंक यू वेरी मच।